नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीबीआई की नियुक्ति, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर दोनों मिल जा रहे हैं और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया जा रहा है, यह 3 लोगों की कमेटी सीबीआई डायरेक्टर को चुननी और एक न्यायपालिका और एक सरकार, ये दोनों मिल गई तो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या मतलब। सीबीआई को इस नियुक्ति में इसलिए रखा जाता है कि सीबीआई न्यूट्रल होगा, सीबीआई। हो सकता है सरकार अपने पक्ष में चाहती हो, विपक्ष में होने की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हों, लेकिन सीबीआई जब न्यूट्रल होता है तो वह नियुक्तियां सही होती है, आधारों पर होती है। लेकिन अगर प्री प्लान हो और देश का न्यायपालिका ही सरकार के साथ मिल जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन कितना भी चीख चिल्ला ले, कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ उसका नहीं हुआ। यही कार्य कल बीती रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हुआ। प्राइम मिनिस्टर के पास गए, मोदी जी के घर पर बैठक हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया गया, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करनी थी, कई सारे फाइलें साथ थी। ऐसे में राहुल गांधी गए, और राहुल गांधी गए तो सीबीआई पहले से ही वहां चाय पानी पी करके मस्त थे, और गए तो राहुल गांधी के सामने उन 50-60 लोगों की फाइल रख दी गई और कहा गया कि इनमें से ही चुनना है। लेकिन वहां सिलेक्शन पहले ही हो चुका था। अब ऐसे में सीबीआई का दुरुपयोग कैसे मोदी सरकार करती है, यह इस देश से 12 सालों में छिपा नहीं है। अब उसे देखते ही राहुल गांधी ने कहा, इसे देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, इसके बारे में पता करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा कि यह शख्स कैसा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि घोटालेबाज है, या फिर आपको फायदा पहुंचाने वाला है, या निष्पक्ष है, या देखने पड़ेंगे। तो यह अचानक 60 फाइलों का रिकॉर्ड कैसे मिलेगा, इसमें तो वक्त लगेगा। और प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं, अभी चुनना है या फाइल है, और राहुल गांधी फिर निकल गए। तो फिर इसमें कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी के कहने का मतलब कि आप जब खुद ही चुन ले रहे हैं तो कोई जरूरत है नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को। क्या आपने रबर स्टाम्प समझा है क्या? वहां पर झझक करके जब राहुल गांधी यह बोले कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को रबर स्टाम्प समझा है, कि जैसे सरकार में रबर स्टाम्प रख रहे हो, मुख्यमंत्री रबर स्टाम्प रख रहे हो, अफसर रबर स्टाम्प रख रहे हो, चुनाव आयोग को रबर स्टाम्प रख रहे हो, विपक्ष को, लीडर ऑफ अपोजिशन को रबर स्टाम्प समझा है। और उन्होंने डिसेंट नोट लिख दिया। उसके बाद मुख्य खबर क्या छपती है कि सीबीआई चीफ की सिलेक्शन, मैं न्यूज 18 के हवाले से यह खबर बता रहा हूं कि सीबीआई चीफ की सिलेक्शन मीटिंग में हंगामा। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि मैं रबर स्टाम्प नहीं हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में अपनी असहमति दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चयन प्रक्रिया को महज एक औपचारिक बना दिया है। उन्होंने 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड समय पर न मिलने और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। अब आगे सुनिए, आज तक क्या कहता है। एक नए सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी का ऐतराज, बोले विपक्ष का नेता रबर स्टाम्प नहीं। पीएम मोदी, सीजेआई सूर्यकांत और एलओपी राहुल गांधी की मौजूदगी में मंगलवार को सीबीआई के नए डायरेक्टर के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक
राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर असहमति जताई, हुए नोट ऑफ डिसेंट सौंपा। आगे जनसत्ता कहता है, पीएम मोदी के आवास पर सीबीआई निदेशक नियुक्ति की बैठक में गए थे राहुल गांधी, प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जारी किया पत्र। राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। राहुल ने प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीदवारों की अहम रिपोर्ट नहीं दी गई और चयन समिति को सिर्फ औपचारिक बना करके रखा गया। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया। अब सीजीआई वही है, इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, जब सीजीआई अभी नहीं बने थे सूर्यकांत, तो इन्हीं की अदालत में गया हुआ था और इन्होंने उस पर सुनवाई तक नहीं की, डेट पर डेट देते रहे और सीजीआई बन गए, लेकिन उस पर फैसले नहीं हुए। और अब उस पर कभी कभी तारीख पर 2 सेकंड बातचीत हो जाती है, कोई फैसला नहीं है। जो सीजीआई सरकार के गलत नीतियों पर फैसला नहीं दे सका, वह सीजीआई गलत सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने पर क्या सहमति और क्या असहमति देगा, आप समझ सकते हैं। जो सीजीआई कानून मंत्री के साथ वह फुटबॉल खेलता हो, बैडमिंटन खेलता हो, वह देश हित में क्या फैसले देगा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक भी फैसला कोई ऐसा है जो शक के दायरे में नहीं है सीजीआई सूर्यकांत का, यानी कि इंसाफ की उम्मीद नहीं। तो राहुल गांधी ने डिसेंट नोट लिख करके अपना विरोध जता दिया। अब तमिलनाडु के अंदर एक अलग स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के एनडीए गठबंधन के एडीएमके पार्टी का साथ 30 विधायकों ने छोड़ा और आज जब विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा में विजय थालापति जो टीवीके के चीफ है, उन्होंने बहुमत साबित किया तो विपक्ष बॉयकॉट कर दिया। अब विजय पहली बार राजनीति में आए थे, राजनीति में आने के बाद उन्होंने जब सीएम की शपथ ली तो सभी दलों के जो सत्ता में है या जिन्होंने समर्थन दिया है टीवीके को, सभी के दफ्तरों में जाकर के सबसे मुलाकात किए और उसके बाद विधानसभा आए और आज बहुमत साबित करना किए। उन्होंने बहुमत साबित करते हुए विजय थालापति ने 118 की जगह 144 वोट प्राप्त किए, यानी कि टीवीके के लोग भी आकर के खड़े हो गए विजय थालापति के साथ। स्टालिन अपना चुनाव हार चुके हैं, उनके बेटे ने कहा कि यह सेल्फी वाली सरकार है, रील वाली सरकार है, लेकिन स्वयं क्या करते रहे 10 सालों तक वह बताना भूल गए। लेकिन उन्होंने कहा कि डीएमके सहयोगी दलों ने के दम पर बनी सरकार अल्पमत की सरकार है। लेकिन एक आंकड़े आप दर्शकों के सामने मैं पेश करूं कि 1967 से 1977 तक तमिलनाडु चुनाव में क्या क्या हुआ है, जो आज परिस्थितियां आई हैं। 1967 का चुनाव में डीएमके ने 137 सीटें लाई थी डीएमके, और कांग्रेस 50 सीटें लाई थी, स्वतंत्र पार्टी 20 सीटें और अन्य 27 सीटें। पहली बार स्पष्ट बहुमत में डीएमके आया था कांग्रेस को हरा करके। लेकिन उसके बाद डीएमके का गठबंधन हो जाता है कांग्रेस के साथ और 1977 में फिर कुल सीटें 234, ये डीएमके 130 सीट लेकर के आती है और डीएमके 48 सीट पर सिमट जाती है, कांग्रेस 27 सीटें और जनता पार्टी 10 सीटें, अन्य 19 सीटें।
और अब इस बार परिस्थितियां क्या है? इस बार परिस्थितियां यह है कि डीएमके 57 पर आकर के अटक गई है। अब ये डीएमके के 30 विधायकों ने इसलिए साथ छोड़ा, तकरीबन 30 विधायकों ने, क्योंकि डीएमके और एडीएमके मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। यानी कि स्टालिन और एडीएमके, मोदी का गठबंधन मिलकर सरकार बनाना चाहता था, इसके लिए एडीएमके ने साथ छोड़ दिया। तो मिर्ची लग गई, सत्ता आते आते रह गई और विजय को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत के नजदीक जो तमिलनाडु की जनता ने पहुंचा दिया तो उन्हें मिर्ची लग गई। तो ऐसे में ये डीएमके के 30 विधायक टूट करके टीवीके के साथ आ गए। अब दूसरी चीज, टीवीके के पास 30 विधायक एडीएमके से आते ही नीतीश नायडू को तो पूरी तरह से, एक तरह से नीतीश नायडू हिल से गए। नीतीश नायडू के हिलने का एक कारण और रहा, क्योंकि जो हाल एडीएमके का हुआ है, एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल था एडीएमके, उसके 30 विधायक अगर टूट करके इसलिए जा सकते हैं क्योंकि गलत नीतियों की वजह से, तो नीतीश कुमार का क्या होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी में भी सेम एडीएमके वाले हालात ही पैदा है बिहार में, और नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसद होते हुए भी वह किसी काम के नहीं है और उनका कोई सम्मान नहीं है। कुछ उनको भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है, यानी कि धोखा बार बार खा रहे हैं नीतीश कुमार, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे न करे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक नई संकट में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के इन विधायकों के टूटने के बाद एनडीए गठबंधन से निकल करके विजय थलापति, जो इंडिया गठबंधन के नए सहयोगी दल बन गए हैं, उनके साथ जाने से चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी, माफ कीजिएगा, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी भी अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के संपर्क में, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। अब सहारा एक ही है, या तो वोट चोरी से चुनाव जीते और या फिर पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो हालात देश के अंदर आ गए हैं, वह हालात इस बात का पुख्ता सबूत है कि आने वाला वक्त इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जिस तरह से पोल खुल रहे हैं अब, और जो इस देश पर महंगाई की मार पड़ने वाली है, वह वाकई इस देश को हिलाने वाली है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी संकट में है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगा, क्योंकि जो सीजीआई प्रधानमंत्री से मिल रहा हो और सरकार के पक्ष में सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कर रहा हो, वह सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठ करके क्या इंसाफ देगा? जो एक सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, उसके फैसले में क्या निष्पक्षता दिखेगी जब लीडर ऑफ अपोजिशन को डिसेंट नोट लिखना पड़ रहा हो। ऐसे में 31 सीटों का सबूत पेश करने के बाद भी ममता बनर्जी निराश हैं, और ममता बनर्जी अपने 80 विधायक और 29 सांसद जो हैं, वह भारतीय जनता पार्टी कब तोड़ लेगी, कब अपने साथ मिला लेगी, कब ममता बनर्जी को खत्म कर देगी, इस बात की गारंटी नहीं है। तो ममता बनर्जी बहुत ही मायूस से हैं। अब ममता बनर्जी ने मजबूरी में जब फंस गई तो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का ऐलान कर चुकी, लेकिन अभी तक कांग्रेस और लेफ्ट ने उस गठबंधन को स्वीकृति नहीं दी है कि हम गठबंधन करेंगे ही, क्योंकि जब गठबंधन की जरूरत थी तो ममता बनर्जी साथ नहीं दी, और कांग्रेस को भी और लेफ्ट को भी अलग से चुनाव लड़ना पड़ा। अगर 7 चुनाव लड़े होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होता, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में ममता बनर्जी मुश्किल में है, और इन सभी चीजों को देख करके चंद्रबाबू नायडू के पास जो 18 सांसद हैं, अब कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू के अंदर भी टूट की संभावनाएं और डर लगातार सता रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी कभी भी चंद्रबाबू नायडू के भी सांसदों को तोड़ने का प्रयास वैसे ही कर सकती है जैसे अरविंद केजरीवाल के सांसदों को तोड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे का ही घर तोड़ करके अपना घर बसाना चाहती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चौकन्ने और मजबूर भी हैं और सोचने के लिए भी मजबूर हैं कि अब क्या किया जाए, साथ रहा जाए या साथ नहीं रहा जाए, यह वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा न हो, कहते हैं कि तब पछताए होत है क्या जब चुड़िया चिन गई खेत, तो कहीं ऐसा न हो कि चंद्रबाबू नायडू टूट जाए और फैसला लेते लेते देर हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में तो खरमंडल सी परिस्थिति है, अब सहमति नहीं बन पा रही है और सम्राट चौधरी की तरफ से जो फैसले हो रहे हैं वह वाकई जेडीयू को समाप्त करने वाले फैसले हैं। इस बात को लेकर के नीतीश भी एडीएमके में जो टूट हुई है उस टूट को अपने से जोड़ के देखते हैं तो उनकी पार्टी में दरारें बड़ी लंबी दिख रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सब अलग थलग और कांग्रेस को ही सामना करना होगा मोदी का, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब ममता बनर्जी हार तो गई हैं, उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान भी किया था, गठबंधन का भी ऐलान कर दिया, लेकिन सड़कों पर दिख कहीं नहीं रही है। सरकार बन चुकी है, आज भी बंगाल जल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ममता बनर्जी कहीं सड़कों पर नहीं दिखी, ना तो ममता बनर्जी के लोग दिख रहे हैं। अब शांत सी हो चली हैं और शांत सी हो चलने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले और चुनाव आयोग के हौसले बुलंद हो रहे हैं। न्यायपालिका न्याय देगा नहीं, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि न्यायपालिका से उम्मीद भी करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल के बाद में अमित शाह ने अपना पूरा कैडर उतार दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बावजूद अखिलेश यादव अभी भी सक्रिय नहीं है, अभी भी सड़कों पर नहीं है। सेम परिस्थितियां, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूरी फौज उतार दी गई है यूपी के अंदर, लेकिन अखिलेश यादव भी नहीं है। बाकी के इंडिया गठबंधन के घटक दल भी बस वही 2 मिनट के वाइट तक सीमित हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से हर जगह लड़ते हुए दिख रहे हैं, लग रहा है कि आने वाला वक्त कांग्रेस को अकेले ही कमान इस देश का संभालना पड़ेगा, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। इस वक्त महंगाई की मार पर जो परिस्थितियां, हालात बने हुए हैं, बहुत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल कम नहीं खर्च करने के लिए, बाइक न चलाने के लिए, कार न चलाने के लिए और सोना न खरीदने के लिए और बाकी चीजों की जो उपदेश दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस बात को लेकर के आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि आने वाला वक्त जो है बहुत संकटों भरा होगा, बहुत महंगाई की मार इस देश पर पड़ने वाली है। लेकिन कुछ अहम सवाल जो निकल करके आ रहे हैं, बड़ी चौंकाने वाले हैं। वह सवाल जिस तरह से चौंका रहे हैं, आप दर्शक सोचिए कि प्रधानमंत्री के काफिले में अब अमित शाह के काफिले में कटौती और प्रधानमंत्री के काफिले में कटौती की गई है। यूपी में मंत्री अफसरों का काफिला आधा किया गया है। एसपी सीएम मोहन यादव ने अपना काफिला घटाया है और सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी गई है, डबल से भी ज्यादा उसका टैक्स बढ़ा दिया गया है। और मोदी सरकार ने इस ऊर्जा संकट को जनता से छिपाया है, आम जनता से छिपाया गया है सरकार द्वारा। चुनाव खत्म होने के बाद जनता से त्याग की उम्मीद हमारे देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जब चुनाव जीत करके, चुनाव लड़ करके, उसके बाद चुनाव में दुनिया को लुटा करके हमारे देश की संपत्ति, उसके बाद प्रधानमंत्री कहता है कि हम अपने या उसमें थोड़ा कटौती करेंगे। सोचिए, दुनिया अलर्ट मोड पर थी, दुनिया अलर्ट थी ईरान इजराइल के युद्ध से और हमारा देश इजराइल के साथ था। और दुनिया जब हुआ तो उसी वक्त जब पूरी दुनिया में व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी तो पूरी दुनिया के देश जो है वह अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। उसका वो तोड़ क्या है, उसके कैसे रास्ता निकालेंगे, उसमें लगे हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे थे, किस बात का इंतजार कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। और एक बड़ी महत्वपूर्ण, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर ने जो एक पोस्ट किया है, वह पोस्ट आप दर्शकों को सुनना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर
उदय कोटक ने एक पोस्ट में कहा है कि हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने 2 महीने में युद्ध का असर नहीं देखा है, लेकिन अब शॉक आने वाला है और बहुत बड़ा शॉक आने वाला है। ईंधन की, बड़ी ध्यान से समझिए आप दर्शक, फिर एक बार, उदय कोटक, फाउंडर कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने पोस्ट में अपने कहा है बयान में, हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने 2 महीने में युद्ध का असर नहीं देखा है, लेकिन अब शॉक आने वाला है और बहुत बड़ा शॉक आने वाला है। ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा। अब सोचिए, यह कौन कह रहा है? बैंक का फाउंडर कह रहा है। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। 72 दिन बाद क्यों जागी मोदी सरकार? एनर्जी इमरजेंसी से कैसे बचेगा अब देश? यह भी एक बहुत बड़ा समस्या बनकर के देश के सामने खड़ा हो गया है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री इसमें लगा है कि सीबीआई डायरेक्टर हमारी पसंद का हो जाए, हमारे मर्जी को हो जाए और हमारे इशारों पर नाचने वाला हो जाए। सीजीआई हमारे इशारे पर नाचे, चुनाव आयोग हमारे इशारे पर नाचे, देश हमारे नजर पर नाचे और हम राज करते रहे। फैसला कीजिए। नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चे बेकार हो गए। 22 लाख बच्चों का भविष्य खत्म हो गया। यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिला है। ध्यान दीजिए, अब फैसला तो देश की जनता को ही लेना है। राहुल गांधी ने सड़कों पे भी उतरकर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सरकार के सामने आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जनता इसके बाद भी न समझे कि सरकार कैसी है, तो फिर वैसे देश का भगवान ही मालिक है। बाकी आप दर्शक क्या समझते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।